हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग मेरे साथ में इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, जहां मैंने आपका पहले हमने थोड़ी लोकसभा की हमने बात करी थी, फिर हमने राज्यसभा की बात करी थी। अब उससे हम थोड़ा आगे बात करते हैं। राज्यसभा में थोड़ा सा हमें बात करनी है राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर, उससे हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो इसका अर्थ क्या होता है। देखो, अभिभाषण हम कहते कैसे हैं भाई, सिंपल सी बात यह है, राष्ट्रपति का संसद के किसी एक या दोनों सदनों को, किसी एक या दोनों सदनों को संबोधित करना। जब राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन को या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहेंगे। ठीक है, ऐसा जो डिस्कशन है वो आपको आर्टिकल 86 से मिलता है। तो आर्टिकल 86 में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया गया है। मतलब 86 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति जब एक या दोनों सदनों क्या करेगा, संबोधित करेगा, तो उसे हम राष्ट्रपति का अभिभाषण कहेंगे। ऐसी बात लिखी हुई है। अब आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अभिभाषण करता है। कैसे, देखिए आर्टिकल 87 में लिखा गया है कि लोकसभा के निर्वाचन के बाद जो पहली बैठक होगी, जब लोकसभा के चुनाव होंगे, मतलब सांसदों के चुनाव होंगे, और उसके बाद जब पहली बैठक होगी, एक कंडीशन। दूसरा, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ की जो पहली बैठक होगी, प्रत्येक सत्र बोले तो मैंने आपसे बताया 3 सत्र होते हैं। एक आपका ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, एक आपका शीतकालीन सत्र होता है, फिर एक मानसूनी सत्र होता है जिसे हम लोग बजट सत्र भी कहते हैं। तो इन तीनों सत्रों की जो पहली बैठक होगी ना, उसको, ठीक है, मैं राष्ट्रपति एक साथ क्या करता है, संसद के दोनों सदनों क्या करेगा, संबोधित करेगा। एक साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा। यह आर्टिकल 87 के तहत एक तरह से क्या है, यह बाध्यता है। और आर्टिकल 86 में क्या बता रखा है कि अभिभाषण हम किसे कहेंगे। तो अभिभाषण हम किसे कहेंगे, जब राष्ट्रपति किसी एक या दोनों सदनों क्या करेगा, संबोधित करेगा। जबकि 87 में क्या कह रखा है कि कब कब करेगा, निर्वाचन की पहली बैठक के बाद लोकसभा के, दूसरा प्रत्येक सत्र की पहली बैठक के बाद, दोनों को एक साथ करेगा, एक साथ, लेकिन अलग अलग भी करेगा तब भी अभिभाषण करेंगे। लेकिन 87 में क्या कह रखा है कि दोनों को क्या करेगा, ये एक साथ संबोधित करेगा। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात करते हैं संसद की कार्यवाही के ऊपर। देखिए, आप संसद की कार्यवाही को जो डिस्कशन आपको मिलता है वो आर्टिकल आपको 100 के अंदर मिलता है। आर्टिकल 100 में ही संसद की कार्यवाही का डिस्कशन दिया गया है। अब संसद में जो कार्यवाही है ना, वो होगी कैसे। देखिए, यहाँ पे संसद में जब भी कोई बिल पास होना है या बैठक होनी है, कुछ भी होना, ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए है, गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए है। सर, गणपूर्ति संख्या क्या होती है, इसे बोलते हैं कोरम। कोरम आपका पूरा होना चाहिए है। मतलब सर क्या, सर कितना होना चाहिए है, कुल सदस्यों का 1/10। ठीक है, जैसे भी हमें यहाँ पे लोकसभा में मैंने मान लिया 550 मेंबर हैं, तो इसका 1/10, ठीक है, मतलब 55 जो सदस्य हैं, 55 सदस्य ये कम से कम उपस्थित होने चाहिए। अगर राज्यसभा के अंदर कोई भी काम होना है तो 250 मेंबर का किताब 1/10 मतलब 25 सदस्य हैं, वो उपस्थित होने चाहिए हैं। लोकसभा के अंदर कार्यवाही के लिए कम से कम 55 और राज्यसभा में कम से कम 25 लोग होने चाहिए हैं, तभी आपकी जो कार्यवाही वो स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब 55 लोग नहीं है और 25 लोग यहां नहीं है, तो भाई उस कंडीशन में, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी क्या कर देगा, उस बैठक को, उस कार्यवाही को स्थगित कर देगा, उसका स्थगन कर देगा। लास्ट क्लास के अंदर आपका समझाया था कि स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, सारी बातें। ठीक है, लेकिन स्थगन कौन कर सकता है, हमेशा पीठासीन अधिकारी, जबकि सत्रावसान, ठीक है, और जो आपका विघटन है वो सब आपके अलग अलग होते हैं। मैंने आपको ये बात समझा रखी है, लेकिन ध्यान केवल कहां पर रखना है, स्थगन जो है, स्थगन वो हमेशा करना पीठासीन अधिकारी ही आपका हमेशा स्थगन कर पाएगा। एक बात अब ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे दूसरा अध्यक्ष, सभापति या उसका समकक्ष, मतलब इन दोनों की हैसियत से जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे बोलेंगे हम समकक्ष। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति जब कोई भी किसी भी मैटर पे जो वोट पड़ रहे होंगे तो पहली बार में अपना मत ये नहीं दे सकता है। कौन,
अध्यक्ष हो गया, मतलब लोकसभा की अगर यहां की बात करते तो अध्यक्ष हो गया, और यहां की बात करते तो सभापति हो गया राज्यसभा में। तो ये पहली बार में अपना मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर जब पहली बार में मत हुए हैं तो मत क्या हो गए, अगर बराबर हो गए, ठीक है, मत अगर बराबर हुए हैं तो उस केस में यह अध्यक्ष या फिर सभापति या उसकी हैसियत से जो आदमी काम कर रहा है यह अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, यह अपना निर्णायक मत दे सकता है। सर ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो अध्यक्ष, ये जो सभापति है ना, ये निष्पक्ष होकर के काम कर सके। ठीक है, ये निष्पक्ष होकर काम कर सके, ताकि इसीलिए इसको पहली बैठक से मतलब पहली बार जब वोटिंग होगी उससे अलग रखा गया है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात अपना निर्णायक मत ये दे सकता है। इसके अलावा तीसरी बात, संसद के किसी भी सदन, संसद का कोई भी सदन है, अगर उसके कुछ लोग बैठक में नहीं है, अगर कुछ सदस्य अगर रिक्त हैं, तो इससे संसद की जो कार्यवाही है ना वो अप्रभावित रहती है, मतलब इससे संसद की कार्यवाही के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपका संसद की कार्यवाही आपको पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, इसमें आपका तीन बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे बात करते हैं। देखिए, स्थगन का मतलब आपको मैंने आखिरी क्लास में बताया था, फिर भी एक बार बताता हूं। स्थगन का मतलब क्या है? केवल बैठक को समाप्त करना। 2 घंटे के लिए भी कर सकता है, 1 घंटे के लिए कर सकता है, या अनिश्चित काल के लिए भी बैठक को समाप्त करना क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। और यह कौन करता है? पीठासीन अधिकारी, मतलब लोकसभा का जो प्रमुख है या फिर राज्यसभा का जो प्रमुख है उसे हम क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी हम उसे कहा जाता है। जैसे लोकसभा के केस में उसका अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी हो गया, और राज्यसभा के केस में उसका जो सभापति है वो आपका पीठासीन अधिकारी हो गया। ठीक है, जबकि जो आपका सत्रावसान है और विघटन है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, समझाया था। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पीठासीन अधिकारी के ऊपर। अब हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं? पीठासीन अधिकारी ये क्या होता है, हम इस पे बातचीत कर रहे हैं। देखिए यहां पे मैंने आपको आखिरी क्लास में समझाया था, पीठासीन अधिकारी का मतलब एक सर्वोच्च अधिकारी जो उस जगह का सर्वोच्च होता है। जैसे आपके गांव में जब मैंने बताया था आपको ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, तो चुनाव के लिए 5-6 लोगों की एक टीम आती है, उनमें एक के यहां पे पीठासीन अधिकारी लिखा होता है, उसके बोर्ड पे भी लिखा होता है जहां वो बैठता है। तो पीठासीन अधिकारी का मतलब वहां पे क्या है? वो जो 5-6 लोग आ रखे हैं ना, उनमें सबसे बड़ा अधिकारी। तो लोकसभा के अंदर सबसे बड़ा कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष, वो पीठासीन हो गया। और राज्यसभा के अंदर सबसे बड़ा कौन होता है? सभापति। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वहां का पीठासीन अधिकारी होगा। तो पीठासीन अधिकारी के बारे में देखा पे, पीठासीन अधिकारी के बारे में चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन आपको आर्टिकल 89 से लेकर के 97 के बीच मिलता है। आर्टिकल 89 से 97 के बीच में संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के, ठीक है, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी का जिक्र मिलता है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले आर्टिकल 89 में है। आर्टिकल 89 में क्या कह रखा भैया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा ना, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का क्या होगा? वो पदेन सभापति होगा। ठीक है, मतलब राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होगा वो कौन होगा? आपका भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, सदस्यों में से ही राज्यसभा क्या करेगी? उसके जितने सदस्य हैं अपने सदस्यों में से क्या करेगी? एक उपराष्ट्रपति को चुनती है। राज्यसभा क्या करती है? अपने सदस्यों में से क्या करेगी? एक को उपराष्ट्रपति चुनेगी। डिस्कशन कहां मिलता है सर? आपका आर्टिकल 89 के अंदर। तो आर्टिकल 89 में क्या है? 2 बातें हैं। भारत का उपराष्ट्रपति ही क्या होगा? पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। दूसरा, राज्यसभा अपने सदस्यों में से क्या करेगी? एक को उपराष्ट्रपति चुनेगी। ठीक है, आर्टिकल सर 90 में क्या है? आर्टिकल 89 से 90 में देखा, आर्टिकल 90 में क्या है? राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। जो आर्टिकल 89 के अंदर उपराष्ट्रपति क्या है? सभापति है ना, तो इस सभापति को हटाने का प्रावधान कहां दे रखा आपका? आर्टिकल 90 के अंदर। सर कैसे इसे हटाएंगे? समझना ध्यान से। पहली बात तो यह है, अगर जो सभापति है इसकी सदस्यता अगर समाप्त हो गई तो वो खुद ही हट जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, उपसभापति क्या कर सकता है? अपना त्यागपत्र ये सभापति को दे सकता है। ठीक है, अपना जो त्यागपत्र है वो सभापति को दे सकता है, और सभापति अपना त्यागपत्र किस देगा? राष्ट्रपति को।
ठीक है, सभापति अपना त्याग पत्र यहां पे राष्ट्रपति को देगा। एक बात अभी भी ध्यान रख लेना। अब यहां पे तीसरी बात, राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव पारित करके भी क्या कर सकती है, उपसभापति को हटा सकती है। सर बहुमत प्रस्ताव बोले तो 50% से एक ज्यादा, जब भी मैं बहुमत द्वारा बोल दूंगा तो उसका मतलब होगा 50% से एक ज्यादा, लेकिन जब भी मैं बोलूंगा विशेष बहुमत तो उसका मतलब क्या होगा, 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य का सर मतलब कितना हुआ, लगभग 66% लोग जो हैं प्रस्ताव को पारित करेंगे। जैसे संविधान संशोधन जितने विधेयक होते हैं वो सभी विशेष बहुमत के द्वारा क्या होते हैं, पारित होते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, केवल राज्यसभा के जो तत्कालीन सदस्य हैं ये अपने 50+1 यानी कि बहुमत प्रस्ताव से पारित करके इसको हटा सकते हैं। यहीं पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक बात और विशेष रूप से, वो ये चाहो तो इसके नीचे लिख लेना कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाने में लोकसभा की कोई भूमिका नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात, जो राज्यसभा का उपसभापति है इसे हटाने संबंधित जो प्रस्ताव प्रस्तुत होगा नहीं है, यह भी केवल राज्यसभा के अंदर ही होगा। ठीक है। लेकिन हां, अगर राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है, हटाने संबंधित प्रस्ताव अगर आपको राज्यसभा के अंदर लेकर के आना है तो ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व, ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व उपसभापति को लिखित रूप में आपको सूचना देनी होगी, तभी आप उसके खिलाफ में जो प्रस्ताव है ऐसा वो ला सकते हैं। देखिए हम अगला पे एक बात और समझना, यदि सभापति और उपसभापति ये दोनों का पद जो है ना अगर वो रिक्त चल रहा हो, मतलब ना तो सभापति हो राज्यसभा के अंदर ना तो उपसभापति हो, तो ऐसी कंडीशन में राज्यसभा क्या कर सकती है ना, एक सिंपल सा कानून बना करके किसी भी सदस्य को यह सभापति बना सकती है, किसी भी सदस्य में सभापति के रूप में यह नियुक्त कर सकती है। इसके में अगर सभापति और उपसभापति को हटाने का जो प्रस्ताव है ना, अगर यह विचाराधीन है, विचाराधीन का मतलब क्या है भाई, 14 दिन पहले बता दिया था उपराष्ट्रपति उपसभापति को, ठीक है, मैं उपसभापति के बारे में बात कर रहा हूं, मुझसे अगर उपराष्ट्रपति निकल रहा हो तो आप उपसभापति समझना, ठीक है, मतलब मैं उपसभापति के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हमने 14 दिन पूर्व उसको बता भी रखा है, लेकिन प्रस्ताव कहां है, राज्यसभा के अंदर कहां है, चर्चाओं में है, विचाराधीन है, मतलब डिसीजन उस पर नहीं हुआ है, मतलब जो बहुमत है, बहुमत वो अभी उसमें पारित नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहां पे पहली बात तो जो सभापति है चाहे उपसभापति है, ये अपने पद मतलब सभापति के लिए प्रस्ताव आ रखा है या उपसभापति के लिए प्रस्ताव आ रखा है, तो ना तो सभापति ना तो उपसभापति ये दोनों ही सभापति और उपसभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, सभापति और उपसभापति के रूप में काम ये नहीं करेंगे। दूसरी बात का न ही तो ये अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, इस केस में ये अपना निर्णायक मत भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये सामान्य सदस्य के रूप में ये भाग ले सकते हैं। अगर सभापति उपसभापति को हटाने संबंधित प्रस्ताव अगर विचाराधीन है तो सामान्य सदस्य के रूप में ये भाग ले सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, सामान्य रूप से ये मतदान भी कर सकते हैं, सामान्य रूप से मतदान भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा हम आप आगे बात करते हैं इसके बारे में। चलिए अब आर्टिकल 90 के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 93 के बारे में। देखिए आर्टिकल 93 में क्या दे रखा है, इसमें लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का प्रावधान है। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वो कौन था, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, मतलब उसके सभापति और उपसभापति के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं। देखिए पे तो सर है क्या आर्टिकल 93 में, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पीठासीन अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष भी है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी है और लोकसभा का पीठासीन अधिकारी भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा का अध्यक्ष किस आर्टिकल में है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, 93। अगर आपसे पूछे लोकसभा का उपाध्यक्ष, तब भी आपका आंसर 93 होगा। अगर लोकसभा का पीठासीन अधिकारी अगर आपसे पूछ दे
तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, 93 आर्टिकल ही रहने वाला है। ठीक है, इसमें लोकसभा की जो सदस्य है ना, वो अपने में से ही एक अध्यक्ष यानी कि पीठासीन अधिकारी को चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष को चुनेंगे। कौन? लोकसभा के सदस्य एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अपने में से चुन लेंगे। देखा बे 93 के बाद हम थोड़ा आगे बे 94 आर्टिकल 94 में सर क्या दे रखा है, लोकसभा का अध्यक्ष मतलब पीठासीन अधिकारी और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान दे रखा कहां पे, आर्टिकल 94 के अंदर में। देखिए यहां पे सर कैसे हटा सकते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को? पहली कंडीशन तो ये दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र दे करके हट सकते हैं। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष ये अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। ये ऐसे हट सकते हैं, राष्ट्रपति को नहीं देगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, जबकि राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति को क्या करता है, अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र दे करके हट सकते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर इन दोनों में से किसी एक को भी हटाना हो तो उसके लिए लोकसभा के बहुमत द्वारा, जैसे अभी हम राज्यसभा की बात कर रहे थे, वहां पे भी अगर जिसको हटाना है तो उसके खिलाफ हम यहाँ पे प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? बहुमत के द्वारा। बहुमत बोले तो वही 50+1। ठीक है, तो इनके द्वारा हम अगर प्रस्ताव को पास कर दें तब भी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लेकिन इनको हटाने संबंधित प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले अगर इसके खिलाफ ला रहे हैं अध्यक्ष के, तो अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी पड़ेगी और उपाध्यक्ष के खिलाफ लेकर के आ रहे हैं तो उसको लिखित सूचना देनी पड़ेगी। एक बात आप ये भी ध्यान रखना। तीसरी कंडीशन दिखा बे, लोकसभा का अगर कार्यकाल समाप्त हो गया, लोकसभा का अगर कार्यकाल जो 5 साल का है वो अगर समाप्त हो गया ना, तब भी लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि अगली लोकसभा निर्वाचित नहीं हो जाती है। यानी कि अगली लोकसभा जो है अपना अध्यक्ष चुन नहीं लेती है, तब तक ये आदमी अपने अध्यक्ष पद पर बना रहेगा। आप एक बात ये भी ध्यान रखना। लेकिन ये प्रावधान जो है ना, ये केवल लोकसभा के अध्यक्ष के लिए है, उपाध्यक्ष के लिए नहीं है। लोकसभा खत्म होने के साथ में उपाध्यक्ष का पद भी खत्म हो जाएगा, लेकिन लोकसभा समाप्त होने के साथ में लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है ना, वो समाप्त नहीं होता है। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, तो बे थोड़े आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें एक आखिरी बात और कर लेते हैं। आर्टिकल 98 में एक बात बोली गई है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों को हटाने का प्रावधान, जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव, इन दोनों को हटाने का प्रस्ताव अगर विचाराधीन है, लोकसभा के अंदर अगर विचाराधीन है, तो उस कंडीशन में ये पीठासीन अधिकारी के रूप में ये काम नहीं करेंगे। लेकिन सेम राज्यसभा की तरह, लेकिन सामान्य सदस्य के रूप में क्या कर सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब पीठासीन अधिकारी के रूप में ये भाग नहीं ले सकते हैं तो इसका मतलब ये अपना निर्णायक मत भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ सामान्य सदस्य के रूप में भाग भी ले सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पीठासीन अधिकारी। इस क्लास में से हम यहीं तक आज यहीं तक, कल हम इससे आगे बात करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में ही होता है, कुछ तो जाता है नहीं। ठीक है, और अपने जो फ्रेंड सर्कल में अगर आपको लगता है कि इसमें हमने कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ा है, कुछ तो हमने नया पढ़ा है, कुछ हमने सीखा है, कुछ बात हमें समझ आई है, तो शेयर जरूर करना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।